अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री सीखो। हाइड्रोकार्बन्स की ये 5th वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्कीन्स के बारे में। तो जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने इसका प्रीपरेशन पढ़ा था और साथ ही साथ देखा था कि कैसे उसके स्ट्रक्चर्स वगैरह होते हैं और उसमें डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, तो एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, देन उसके बाद हम उसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल रिएक्शंस को समझेंगे। तो वीडियो को आप एंड तक देखिएगा ताकि आपको सारी बातें समझ में आ सकें। साथ ही साथ आप साथ में नोट्स बनाते चलिएगा ताकि आपको रिवाइज़ करने में आसानी हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़। फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में जैसा कि आप जानते हैं कुछ 2-4 पॉइंट्स हमको डिस्कस करने होते हैं, जैसे कि उसका स्टेट कैसा होगा, उसके अलावा सॉल्युबिलिटी वगैरह, इन चीज़ों को हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो हम आपको बताते चलें कि शुरू के 3 मेंबर्स यानी इथीन, प्रोपीन और ब्यूटीन, जो शुरू के C2 से लेके C4 तक के जो मेंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो गैस के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। C1 होता ही नहीं है एल्कीन में, ये आपको पता होगा, क्योंकि डबल बॉन्ड हमेशा 2 कार्बन के बीच आएगा। तो इथीन, प्रोपीन और ब्यूटीन जो है वो गैस के फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट 14 मेंबर्स होते हैं यानी C18 तक चले जाएं हम, तो वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं और उसके ऊपर के जो मेंबर्स होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं। तो जैसा सभी फंक्शनल ग्रुप्स में होता है, इनिशियल मेंबर्स जो होते हैं गैस फॉर्म में होते हैं, फिर उसके बाद लिक्विड, फिर उसके बाद सॉलिड। तो सेम प्रोसेस यहाँ पर भी फॉलो हो रहा है, यानी शुरू के 3 मेंबर्स गैस के फॉर्म में पाए जाएंगे, उसके बाद नेक्स्ट 14 लिक्विड के फॉर्म में और उसके बाद आगे के सॉलिड के फॉर्म में। ठीक है, इसमें जो सबसे पहला मेंबर है इथीन, अगर हम इसकी स्पेसिफिकली बात करें तो ये एक कलरलेस गैस है। ठीक है, ये कलरलेस गैस के फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, जिसमें ना हल्की सी स्वीट स्मेल आती है, जिसको हम लोग फेंट स्वीट स्मेल बोलते हैं। बहुत हल्की सी मीठी स्मेल आती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं फेंट स्वीट स्मेल है। ठीक है, बाकी और जितने भी होते हैं ना, जितने भी एल्कीन्स होते हैं, यानी कि इथीन को छोड़ के जितने भी होते हैं सारे के सारे कलरलेस होते हैं, इनमें कोई कलर नहीं होता। एक बात और, ये सारे के सारे ऑर्डरलेस होते हैं। ऑर्डरलेस होने का मतलब इनमें कोई भी स्मेल नहीं होती। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इथीन के पास हल्की सी स्वीट स्मेल होती है। ठीक है, ये इसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है। अगर हम बात करें इनकी सॉल्युबिलिटी की, तो ये सारे के सारे इनसॉल्युबल हैं वाटर में। क्यों इनसॉल्युबल हैं वाटर में? क्योंकि ये नॉन पोलर नेचर शो करते हैं। ठीक है, ये कैसा नेचर शो करते हैं? नॉन पोलर नेचर। वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं और नॉन पोलर नेचर शो करते हैं, इसीलिए ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होते, क्योंकि वाटर हमारा कैसा होता है? पोलर होता है, पोलर सॉल्वेंट होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम कोई नॉन पोलर सॉल्वेंट ले लें, नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे कि बेंजीन या ईथर वगैरह, तो बेंजीन में, ईथर में ये सारे के सारे सॉल्युबल हो जाएंगे, क्योंकि ये भी कैसा है? नॉन पोलर है। तो नॉन पोलर और नॉन पोलर आपस में मिक्स हो जाते हैं, मिसिबल होते हैं, मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें इनकी चौथी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ की, तो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है इनका, यानी जिस टेम्परेचर पे ये बॉयल करना स्टार्ट करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ये बढ़ता जाता है इनकी साइज़ के साथ। जैसे जैसे साइज़ बढ़ती जाएगी, साइज़ बढ़ने का मतलब CH2 ग्रुप का ऐड होना, जैसे जैसे इनकी साइज़ बढ़ती जाती है वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है? बढ़ती जाती है। ठीक है, और ऐसा नोटिस किया गया ना कि 20 से 30 केल्विन के आसपास जो है बॉइलिंग पॉइंट राइज करती है। इनिशियल मेंबर मान लेते हैं अगर 100 है तो अगला 120 होगा, ऐसे करके इंक्रीज़ करता है। तो मतलब जैसे जैसे CH2 ऐड होता जाता है वैसे वैसे 20 से 30 केल्विन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाता है। तो ये कुछ 4 इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थी इनकी। अब हम लोग बात करते हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे, जहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। हमारे पास क्वेश्चंस इसी से आएंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? देखिए, सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी हमको इसमें जो पढ़ना है वो है एडिशन ऑफ डाईहाइड्रोजन। एडिशन ऑफ डाईहाइड्रोजन, डाईहाइड्रोजन यानी कि H2 को हम इसमें ऐड करेंगे। आपको पता है यहाँ पर एक डबल बॉन्ड है, तो जाहिर सी बात है कि एडिशन रिएक्शन तो होना ही है। ठीक है, हम इमेजिन कर लेते हैं एक एल्कीन, जनरली CH डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पर हम जितना चाहें एल्काइल ग्रुप लगा के इसको हम एल्कीन को बड़ा कर सकते हैं। इस एल्कीन में अगर हम रिएक्शन करा दें हाइड्रोजन के साथ, हाँ यहाँ पर ध्यान रखना है, कैटलिस्ट जो लेनी है वो हमको रेने निकल लेना है, या फिर हम प्लैटिनम का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर पैलेडियम का। इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो होगा क्या, एक हाइड्रोजन इस कार्बन पर जाकर अटैच हो जाएगा, दूसरा वाला इस पर अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कुछ इस तरह का मिल जाएगा, R-CH2CH3। ये बन गया हमारा एल्केन, यानी इसका अनसैचुरेशन ख़त्म हो गया। ठीक है, तो हाइड्रोजन का ऐड करना किसी कैटलिस्ट के प्रेजेंस में स्पेसिफिकली जो है रेने, निकल, प्लैटिनम या पैलेडियम के प्रेजेंस में हमको क्या करता है, इसका अनसैचुरेशन ख़त्म कर देता है और एल्केन बना लेता है। ठीक है,
सिमिलरली हमारे पास एक और एडिशन होता है जिसमें हम एडिशन करते हैं हेलोजेंस का, एडिशन ऑफ हेलोजेंस। हेलोजेंस का मतलब हो गया Br2 I2 इस तरह से, ठीक है, या Cl2, इनका एडिशन करते हैं। तो अगर हम बात करें, सिंपल से समझिएगा ध्यान से, अगर हम ऐड करें एल्कीन में, जनरल एल्कीन में Br2 का, Br2 का मतलब होता है ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन लिक्विड के फॉर्म में पाया जाता है, वही है ये ब्रोमीन वाटर, इसका कलर होता है ब्राउन, ठीक है। अगर हम इसको ऐड करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एक इनर्ट सॉल्वेंट CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसके प्रेजेंस में, तो हम क्या देखते हैं, हमको क्या प्रोडक्ट मिलता है, CH2, एक Br इस पर लग गया और एक Br इस पर लग गया, मतलब यहाँ पर हमको विसिनल डाइहैलाइड मिल गई है, ठीक है। विसिनल डाइहैलाइड का मतलब एडजेसेंट पोजीशन पर कार्बन, ठीक है। अब जैसे ब्राउन कलर कहते हैं या इसको ऑरेंज रेड कलर भी बोलते हैं, बेसिकली ऑरेंज रेड कलर ही सही होता है क्योंकि बुक्स में ये मेंशन करता है। तो ब्रोमीन का जो ऑरेंज रेड कलर होता है ना, वो यहाँ पर डिसअपीयर हो जाता है। डिसअपीयर होने का क्या मतलब, वो ध्यान से समझिएगा। इस रिएक्शन का इस्तेमाल हम लोग टेस्ट करने के लिए कर सकते हैं अनसेचुरेशन का, टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन। जैसे आपको कोई अननोन लिक्विड दी गई, उसमें आपने ब्रोमीन मिक्स किया और देखा कि ब्रोमीन का कलर गायब हो रहा है, तो दैट मीन्स कि वहाँ पर क्या है, वहाँ पर अनसेचुरेशन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। वहाँ पर क्या मिलेगा, अनसेचुरेशन मिलेगा। तो इसका हम लोग टेस्ट इस्तेमाल करते हैं चेक करने के लिए, ठीक है। ये जो यहाँ पर, जो जैसे यहाँ पर हमको ये ब्राउन कलर दिख रहा है ना, ये जो बनता है ना, ये कलरलेस हो जाता है। कलरलेस जब हो जाएगा तो हमको पता चल जाएगा कि यहाँ पर अनसेचुरेशन है या था, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग सैंपल की टेस्टिंग करते हैं फॉर अनसेचुरेशन। इसी तरह से अगर हम इसमें और भी एग्जांपल कंसीडर करें, जैसे मान लीजिए हमारे पास एल्कीन आ जाता है और इसका रिएक्शन हम करा देते हैं क्लोरीन से। अगेन इनर्ट सॉल्वेंट CCl4 ले रहे हैं, यहाँ पर हमको क्या मिल जाएगा, CH2, एक Cl इस पर लग गया और एक Cl इस पर लग गया। इसको हम लोग बोलते हैं विसिनल डाइहैलाइड, जहाँ एडजेसेंट कार्बन पर हेलोजेंस लगे हुए होते हैं, ठीक है। तो ये विसिनल डाइहैलाइड्स हमको मिल जाती हैं। इसी तरह से एक और एडिशन रिएक्शन देखने को मिलता है जिसमें हम लोग ऐड करते हैं हैलो एसिड्स को या हाइड्रोजन हैलाइड्स को, यानी कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स, हाइड्रोजन हैलाइड्स यानी HX। अब HX में HCl हो सकता है, HBr हो सकता है, ये तमाम चीज़ें, या HI हो सकता है, ठीक है। तो अगर हम देखें एक जनरल एल्कीन कुछ इस तरह से हम शो कर देते हैं, ये हो गई हमारी एक जनरल एल्कीन। यहाँ पर हम इसका रिएक्शन करा दें किसी भी हैलो एसिड का। अब यहाँ पर हम HCl इस्तेमाल कर सकते हैं, HBr इस्तेमाल कर सकते हैं और HI। HF की बात नहीं करेंगे क्योंकि वहाँ पर वायलेंट रिएक्शन होता है, इसलिए। तो यहाँ पर हमको क्या देखने को मिलेगा, एक हाइड्रोजन एक कार्बन पर, ठीक है, और दूसरा हाइड्रोजन दूसरे कार्बन पर। तो कुछ इस तरह से एडिशन हो जाता है, ठीक। अगर हम मान लीजिए, अब यहाँ पर हमारे पास ना दो कंडीशन बन जाती है। दो कंडीशन क्या बन जाती है, उसको ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि अगर हमारे पास सिमेट्रिकल एल्कीन है, ठीक है, तो क्या होगा, और अनसिमेट्रिकल है तो क्या होगा। जैसे अगर हमारे पास सिमेट्रिकल है, ध्यान से समझिएगा, अगर हमारे पास सिमेट्रिकल एल्कीन है, दैट मीन्स कि कार्बन डबल बॉन्ड के दोनों तरफ सेम चीज़ें, जैसे इधर मैंने CH3 लगा दिया, इधर भी CH3 लगा दिया, या मैंने ऐसे कर दिया CH2 डबल बॉन्ड CH2, दोनों तरफ सेम चीज़ें, तो ये सिमेट्रिकल हो जाती है। अगर मैंने इसको ऐसे कर दिया CH3 डबल बॉन्ड CH2, तो ये हो जाती है अनसिमेट्रिकल। तो अगर सिमेट्रिकल है तो हम जहाँ चाहें वहाँ हाइड्रोजन को और हेलोजन को लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, हमने यहाँ पर रिएक्शन कराया HCl के साथ, तो हमको क्या देखने को मिलेगा, हम एक हाइड्रोजन इस पर लगा लें और क्लोरीन को उस पर लगा लें, तो हमको क्या मिलेगा, CH3 CH2 Cl। अब अगर आप चाहें तो उसको अल्टरनेट करके भी देख सकते हैं, तो हमको क्या मिलेगा, CH2 CH3 और यहाँ पर Cl। चाहे इसको देखें चाहे इसको देखें, दोनों है क्या, क्लोरो इथेन। तो हमारे पास क्या होता है ना, जब सिमेट्रिकल होता है तो प्रोडक्ट सेम आते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट सेम आएंगे तब जब हमारे पास सिमेट्रिकल एल्कीन हो। ध्यान दीजिएगा, जब हमारे पास क्या हो, सिमेट्रिकल एल्कीन हो, चाहे कोई सी भी सिमेट्रिकल एल्कीन हो, और किसी भी हाइड्रोजन हैलाइड को हम ऐड कर रहे हैं। लेकिन अगर हमारे पास अनसिमेट्रिकल है, तो अनसिमेट्रिकल के केस में हमको मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करना होता है, ठीक। फॉर अनसिमेट्रिकल एल्कीन वी हैव टू फॉलो मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल कैसे फॉलो होता है, मार्कोनिकॉफ रूल में हमने पढ़ रखा है ऑलरेडी कि क्या होगा, जहाँ पर हाइड्रोजन ज़्यादा होगा वहीं पर हाइड्रोजन लगेगा, और जहाँ पर हाइड्रोजन कम होगा वहाँ पर हेलोजेंस लगेंगे। तो जैसे मान ली हमने लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, अब मैंने यहाँ पर इसका रिएक्शन करा दिया हाइड्रोब्रोमिक एसिड के साथ,
तो हमको क्या देखने को मिलेगा, मार्कोनिकॉफ एडिशन फॉलो होगा। मार्कोनिकॉफ एडिशन में क्या होता है, हाइड्रोजन जो है इस कार्बन पर लगेगा और ब्रोमीन इस पर लगेगा, तो हमको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, CH3 CH CH3 Br, ये बन जाता है हमारा प्रोडक्ट। और साथ ही साथ एक बड़ी और इम्पॉर्टेंट बात ध्यान रखिएगा, वो है ये कि ये भी बनता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हाइड्रोजन, मगर मेजर जो है ये बनता है और माइनर ये रहता है, बहुत कम अमाउंट में बनता है लेकिन बनता है दोनों, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल एल्कीन ले लिया तो दूसरा वाला पॉसिबिलिटी नहीं है पॉसिबिलिटी, बहुत माइनर है, बहुत माइनर पॉसिबिलिटी है। इसलिए हम कह देते हैं कि मेजरली जो है क्या बनता है, हमारा ये वाला प्रोडक्ट बनेगा जहाँ पर हाइड्रोजन वहाँ ऐड होता है जहाँ डबल बॉन्डेड कार्बन पर हाइड्रोजन ज़्यादा ऐड होता है, ठीक है। इसको ही हम लोग मार्कोनिकॉफ रूल बोलते हैं और हमने इसको पहले भी पढ़ रखा है, तो आप प्रीवियस वीडियो में सर्च करके देख सकते हैं कि मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है, ठीक है। मेरे ख्याल में समझ में आ गई होगी बात। सिंपली हाइड्रोजन वहाँ ऐड होगा जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा होता है डबल बॉन्डेड कार्बन एटम में, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास चौथा रिएक्शन आता है जहाँ पर हम सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करेंगे, ठीक। एडिशन ऑफ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। अच्छा, सल्फ्यूरिक एसिड का जो एडिशन है वो भी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करता है, इसको भी ध्यान दीजिएगा, मार्कोनिकॉफ रूल वो भी फॉलो करता है, ठीक है। कैसे फॉलो करता है, जैसे हमारे पास एक एल्कीन है डबल बॉन्ड, हमने क्या किया, एक जनरल एल्कीन ले लिया, रिएक्शन कराया सल्फ्यूरिक एसिड से, हमारे पास देखिए सल्फ्यूरिक एसिड का ये कुछ स्ट्रक्चरल फॉर्म में हम इसको बना रहे हैं, ये हो जाता है हमारे पास H2SO4 का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो होगा क्या, यहाँ पे हाइड्रोजन जो है एक कार्बन से अटैच होगा और दूसरे कार्बन से पूरा का पूरा OS डबल बॉन्ड O और H ऐड होता है, ठीक है। इसको हम लोग हाइड्रोजन सल्फेट बोलते हैं, इस पूरे पार्ट को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक। तो अगर हमारे पास सिमेट्रिकल हुआ तो कहीं भी लगा लीजिए, अनसिमेट्रिकल हुआ तो हमको ध्यान देना पड़ेगा। अच्छा, हम इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं SO4H, ठीक है, लेकिन हमको दिखाने के लिए ऐसे हम HSO4 भी लिख सकते हैं, लेकिन इसको दिखाने के लिए हम ऐसे बना के बड़ा बनाते हैं, ठीक है। तो अगर हमारे पास सिमेट्रिकल एल्कीन जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 हुआ, हमने इसका रिएक्शन कराया H2SO4 के साथ, ठीक है, ये कोल्ड रहेगी तभी रिएक्शन होगा, ठंडा रखना पड़ता है इसको, ठीक। तो क्या होगा हमारे पास, हम कहीं भी एक तरफ CH3 कर लेते हैं, दूसरी तरफ CH2 HSO4 लिख लेते हैं। लेकिन अगर हमारे पास अनसिमेट्रिकल हुआ, जैसे कि हमारा ये प्रोपीन एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, तो यहाँ पर अगर हम कोल्ड H2SO4 से इसका रिएक्शन करा रहे हैं तो हम क्या नोटिस करेंगे कि CH3 CH सिंगल बॉन्ड, सॉरी यहाँ CH2 होना चाहिए था, ये CH3 हो जाएगा और यहाँ पर लग जाएगा HSO4, ठीक है। इसको हम बोलते हैं 2 नंबर पे लगा हुआ है तो 2 नंबर पे हाइड्रोजन सल्फेट लगा हुआ है, इस तरह से हम इसको बता सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मार्कोनिकॉफ रूल में हो रहा था वही चीज़ है, ग्रुप जाके वहाँ लगेगा जहाँ पर हाइड्रोजन कम हो और हाइड्रोजन वहाँ जाके लगेगा जहाँ डबल बॉन्डेड कार्बन एटम में हाइड्रोजन ज़्यादा हो, ठीक है। अच्छा, हाइड्रोजन सल्फेट की एक बड़ी अच्छी कहानी ये है कि हम इसका इस्तेमाल करके अल्कोहल बना सकते हैं। ये थोड़ा सा आगे का रिएक्शन है, फिर भी मैं बता देता हूँ। अगर हम इनमें क्या करें, इनमें हाइड्रोलिसिस कर दें यानी वाटर मिक्स कर दें तो ये कन्वर्ट हो जाएंगे अल्कोहल में। जैसे CH3 CH2 जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा इथेनॉल में और ये किस में हो जाएगा, प्रोपेन 2 ऑल में, CH3 CH3 और यहाँ लग जाएगा OH। तो ये अल्कोहल में भी कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है इन प्रोडक्ट को, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर ईजिली इसको ये भी कर सकते हैं, मतलब बेसिकली एक ही रिएक्शन में से हम 2 चीज़ें कर सकते हैं आगे स्टेप को फर्दर इंक्रीज करके, ठीक है। अब इसी तरह से हम बात करें एक और एडिशन रिएक्शन की जिसमें हम लोग वाटर ऐड करेंगे, ठीक है। तो 5th नंबर का रिएक्शन है हमारा एडिशन ऑफ वाटर। वाटर का फार्मूला सब लोग जानता ही है H2O, ठीक है। वाटर को ऐड करना है। वाटर को ऐड करने के में जाने से पहले आप सिंपल समझ लीजिए कि ये भी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करेगा, ये भी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करेगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि क्या होने वाला है। अगर हमारे पास सिमेट्रिकल एल्कीन है और हम वाटर को ऐड करें, ठीक है, एसिडिक मीडियम में ले जाके, तो हमको क्या मिलेगा, CH3 CH2 OH अल्कोहल मिल जाएगा, ठीक। अगर मान लीजिए अनसिमेट्रिकल एल्कीन ले लें, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया RCH2, वाटर से रिएक्शन कराया, एसिडिक मीडियम में लेकर गए, तो हमको क्या मिल जाएगा, RCH CH3 और यहाँ पे OH मिल जाएगा, ठीक है। सेकेंडरी या टर्शियरी अल्कोहल बना सकते हैं हम यहाँ से। इसका यूज़ करके ना हम 2 डिग्री के अल्कोहल या 3 डिग्री के अल्कोहल को भी बना सकते हैं। तो कुछ इस तरह से हम इस रिएक्शन में एडिशन ऑफ वाटर करके हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट्स को निकाल सकते हैं,
ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ जाती है इसकी सिक्स्थ और बड़ी ही इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी, जिसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन। देखिए ऑक्सीडेशन जो है ऑक्सीजन का ऐड होना, हाइड्रोजन का रिमूव होना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होना, चार्ज बढ़ना, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ रखी हैं। तो आपको पता ही ऑक्सीडेशन क्या होता है। ऑक्सीडेशन यहाँ पर हम 3 टाइप से देखेंगे, 3 नहीं बल्कि हम 4-5 तरीके से देखेंगे कैसे कैसे ऑक्सीडेशन करने पर क्या होता है। ठीक है, बेसिकली 5 तरीके से देखेंगे। छोटा सा सिंपल तरीका सबसे पहले हम करते हैं कंबशन। सबसे इम्पॉर्टेंट कंबशन, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का कंबशन करने पर हमको क्या मिलता है, हमको मिलता है CO2 और वाटर। ठीक है, हमको क्या मिलता है, CO2 और वाटर। तो RCH CH2 चाहे सिमेट्रिकल चाहे अनसिमेट्रिकल, चाहे ब्रांच चाहे अनब्रांच, चाहे जितना बड़ा हो, बनेगा एट द एंड बर्न करने के बाद वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। यही होता है हमारा कंबशन, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करना। ठीक है, कोई भी एल्कीन हो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न हो रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा। ठीक है, अगर हम इसमें थोड़ा सा चेंज करें, हम क्या करें, हम थोड़ा सा कैटलिस्ट का इस्तेमाल करें। ठीक है, हम थोड़ा सा क्या इस्तेमाल करें, कैटलिस्ट का, और स्पेसिफिकली कौन सी कैटलिस्ट, सिल्वर कैटलिस्ट का, यानी कि Ag कैटलिस्ट का अगर हम इस्तेमाल करें और टेम्परेचर ले जाएं 575 केल्विन के आसपास। जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो हम क्या देखते हैं ना, कि हम देखते हैं कि एल्कीन जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रही है सिंपल सिल्वर कैटलिस्ट और 575 केल्विन के प्रेजेंस में। तो ये हमको बना के दे रही है क्या, ये हमको बना के दे रही है एपॉक्सी। हमने एक ईथर में फंक्शनल ग्रुप पढ़ा था, वहाँ पर हमने पढ़ा था साइक्लिक ईथर को हम एपॉक्सी बोलते हैं। तो यहाँ पर हमको साइक्लो ईथर मिल रहा है, एपॉक्सी एल्कीन बना जाएगा। अब जो भी आप यहाँ पर एल्कीन लेंगे उसी हिसाब से इस प्रोडक्ट का नाम पड़ जाएगा। ठीक, जैसे अगर हम मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए हमने लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये हो गया हमारा इथीन। ऑक्सीजन से हमने रिएक्शन कराया, सिल्वर 575 केल्विन पर ले जाके 573 केल्विन पर ले जाके 575 केल्विन, माय मिस्टेक, यहाँ पर भी 575 केल्विन पर ले जाके, ठीक है, 575 केल्विन पर ले जाके तो हमको क्या मिल जाएगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ ऑक्सीजन इस तरह से लग जाएगा। इसको हम लोग बोलेंगे इपॉक्सी इथेन। इसको हम क्या बोलेंगे, एपॉक्सी इथेन। तो अगर हमारे पास सिर्फ ऑक्सीजन में बर्न करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और अगर हम सिल्वर कैटलिस्ट और टेम्परेचर के प्रेजेंस में कर रहे हैं रिएक्शन तो हमको एपॉक्सी एल्केन बनेगा। ठीक है, इसी तरह से अब बारी आती है हमारे पास, अगर हम इस्तेमाल करें KMnO4 को, ठीक है, न्यूट्रल KMnO4 ले लें या फिर एल्कलाइन KMnO4 ले लें, एल्कालाइन KMnO4। एल्कलाइन KMnO4 क्या, अच्छा KMnO4 क्या होता है, KMnO4 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब ये न्यूट्रल और एल्कलाइन है तो ये और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। ठीक है, तो ये क्या करता है, अगर हम क्या करें, किसी भी एल्कीन को इसके प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, देखिए हम ये निशान लगा रहे हैं, इसका मतलब ऑक्सीडेशन KMnO4 के प्रेजेंस में, तो हमको क्या देखने को मिलता है, हमको देखने को मिलता है एल्कोहल। हमको क्या देखने को मिलेगा, एल्कोहल। तो यहाँ पर हमको किस तरह का एल्कोहल मिलता है, यहाँ पर हमको डायॉल एल्कोहल मिल जाता है। ठीक है, OH और OH, डायॉल एल्कोहल। बेसिकली एल्कीन जो है न्यूट्रल या एल्कलाइन KMnO4 में एल्कोहल का फॉर्मेशन कर लेती है। ठीक है, अब यहाँ पर देख रहे होंगे आप KMnO4 में ऑक्सीजन वगैरह वाटर कहाँ से आ रहा है, डबल OH कैसे आ रहा है, तो सारी चीज़ें एक्वस फॉर्म में KMnO4 एक्वस फॉर्म में ली जाएगी, तो वहाँ वाटर होगा, वहाँ से ये रिएक्शन प्रोसीड आउट होता है। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग बना सकते हैं एल्कोहल को। ठीक, अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, एल्कलाइन KMnO4 के बारे में आप सब जानते हैं कि ये पिंक कलर का होता है, डार्क पिंक कलर का होता है। ठीक है, और ऐसे सिनेरियो में इसका जो है रिएक्शन जब हम ये कराते हैं ना, तो यहाँ से इसका पिंक कलर जो है डिसअपीयर हो जाता है और ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट बन जाता है। वो ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट जो होता है मैंगनीज डाइऑक्साइड का है। ठीक है, तो इसका भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं टेस्ट करने के लिए। इसको हम लोग बोलते हैं बेयर टेस्ट। उसको हम लोग पहले वाले में हम जब ब्रोमीन इस्तेमाल कर रहे थे तो हम उसको क्या बोल रहे थे, अनसेचुरेशन टेस्ट। यहाँ पर हम बोलते हैं बेयर टेस्ट। हम सिंपली क्या करते हैं, एक्वस फॉर्म में KMnO4 लेते हैं और उसको मिक्स कर देते हैं एल्कीन में। ठीक, तो जो उसका पिंक कलर होता है वो डिसअपीयर, पिंक कलर गायब। ठीक, और हमको क्या चीज़ मिल जाएगा, और हमको मिल जाएगा ब्राउन कलर का मैंगनीज ऑक्साइड का प्रेसिपिटेट।
ब्राउन कलर का। तो ये हो जाता है हमारा बियर टेस्ट। अच्छा, एक्वस KMnO4 जो है इसी को हम लोग बेयर्स रिएजेंट भी बोलते हैं, इसको हम लोग बेयर्स रिएजेंट भी बोलते हैं। सिंपल तरीका है, इसको आप एल्कीन में मिक्स कर दीजिए, काम हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही हम लोग जो है एक और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इस्तेमाल करेंगे, वो है हमारा K2Cr2O7 या फिर एसिडिक KMnO4। अभी तो हमने बेसिक लिया था ना या न्यूट्रल लिया था, या तो हम KMnO4 ले लें या K2Cr2O7 ले लें, दोनों लगभग सेम तरह से बिहेव करता है। ठीक है, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में अगर हम इनका इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पर जो एल्कीन होंगी वो कन्वर्ट हो जाएंगी कीटोन्स में या कार्बोक्सिलिक एसिड में, वो डिपेंड करेगा कि हम क्या ले रहे हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम बात करें, हमारे पास एक प्रोडक्ट है, एक एल्कीन है CH2C CH3 और यहाँ पर CH3 है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं 2-मिथाइल प्रोपीन। एसिडिक मीडियम में KMnO4 ले लें या फिर हम K2Cr2O7 ले लें, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये सिंपली कन्वर्ट हो जाएगा किस में, ये सिंपली कन्वर्ट हो जाता है कीटोन में। और कौन से कीटोन में, प्रोपेनोन में। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर उसका बाई प्रोडक्ट होता है। ठीक, तो 2-मिथाइल प्रोपीन किस में कन्वर्ट हो गया, प्रोपेनोन में। अच्छा, अगर मान लीजिए हम सिंपल ब्यूटीन ले लेते हैं, CH3CH डबल बॉन्ड CH3, हमने ब्यूटीन लिया एसिडिक मीडियम में, K2Cr2O7 ले लेते हैं इस बार, तो हमको क्या देखने को मिलेगा, हमको देखने को मिलेगा इथेनोइक एसिड। हमको देखने को क्या मिलेगा, इथेनोइक एसिड। माने कि एल्कीन जो है बीच के सारे स्टेप को स्किप करके सीधे बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर हम न्यूट्रल फॉर्म में लेते तो अल्कोहल बनता, या अल्कलाइन फॉर्म में लेते तो अल्कोहल बनता। हमने एसिडिक फॉर्म में ले लिया तो सीधे कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। ठीक है, इसी तरह से एक लास्ट ऑक्सीडेशन, जैसे हमने बताया था ना 5 देखेंगे, तो एक और ऑक्सीडेशन होता है ओजोन के साथ, O3 के साथ, इसको हम बोलते हैं ओजोन। ठीक, यहाँ पे बल्कि ओजोनोलिसिस भी रिएक्शन को कह सकते हैं कि ओजोनोलिसिस होती है रिएक्शन की। अब जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई जनरल एल्कीन है, हमने ऐसे करके दिखा दिया जनरल एल्कीन। ठीक, हमने इसका रिएक्शन कराया ओजोन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ CH2Cl2, और ध्यान से देखिए टेम्परेचर बहुत कम रखना है, 200 केल्विन रखना है, मतलब माइनस में टेम्परेचर जा रहा है। ठीक है, तो ओजोन गैस क्या करती है, कुछ इस तरह से ओजोनाइड का फॉर्मेशन कर लेती है, जिसमें एक पेरोक्साइड लिंकेज भी होता है, इसको हम बोलते हैं ओजोनाइड। ठीक है, और जब हम इसका जिंक और वाटर के प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस कर देते हैं तो क्लीवेज होता है छोटे मॉलिक्यूल्स में। कहाँ से क्लीवेज होता है, यहाँ से टूटेगा और यहाँ से टूटेगा। तो यहाँ पर हमको क्या देखने को मिलेगा, हमको देखने को मिलता है कार्बोनिल के 2 ग्रुप्स। ठीक है, अब कौन सा कार्बोनिल कंपाउंड हो सकता हो, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाए, हो सकता हो कीटोन बन जाए, हो सकता हो एल्डिहाइड बन जाए। कौन सा कार्बोनिल कंपाउंड बनेगा, ये डिपेंड करेगा कि हम एल्कीन कैसी ले रहे हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मान लीजिए हमने लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसकी करी हमने ओजोनोलिसिस CH2Cl2 डाइक्लोरोमीथेन के प्रेजेंस में 196 से लेके 200 केल्विन टेम्परेचर, काफ़ी ठंडा। तो यहाँ पर हमको क्या देखने को मिलेगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन कार्बन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ ऑक्सीजन, ऐसा। यहाँ से ये क्या होगा, क्लीवेज होगा। ठीक है, यहाँ से ये कैसे होंगे, क्लीवेज होंगे। जब ये क्लीवेज होगा कब, जब हम इसमें जिंक और वाटर लेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे, तो हमको देखने को मिलेगा, यहाँ पर जो प्रोडक्ट देखने को मिलेगा वो क्या है, वो मिलता है हमको HC डबल बॉन्ड OH प्लस HC डबल बॉन्ड OH, यानी कि इथेनल मिल गया हमको। फॉर्मल्डिहाइड बोलते हैं या इथेनल बोलते हैं, सॉरी मीथेनल, एक कार्बन है ना तो मीथेनल बोलेंगे। ठीक है, तो हमको मीथेनल मिल गया। अब यहाँ चेंज कर देंगे, इस जगह पर हमको चेंज कर देंगे तो यहाँ पर हमको प्रोडक्ट अलग मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो ये था हमारा ओजोनोलिसिस। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास आ जाता है हमारा अगला रिएक्शन, जो कि है हमारा पॉलीमराइजेशन, और यही इसकी लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो हमारे ख्याल में ये 6th या 7th रहा होगा, चलिए 7th ही मार्क कर देते हैं। पॉलीमराइजेशन में क्या होता है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, छोटे छोटे मोनोमर्स आपस में जुड़ के एक बड़ा सा मॉलिक्यूल बना लेते हैं, उसको बोलते हैं पॉलीमराइजेशन होना। सिंपल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जुड़ते जाते हैं और बड़ा सा मॉलिक्यूल बना लेते हैं। स्पेसिफिक कंडीशन में जुड़ते हैं। जैसे अगर हम बात करें स्पेसिफिकली इथीन की, तो NCH2, N का मतलब जितना हम चाहें उतना, ठीक है, ले सकते हैं। कंडीशन ध्यान से देखिएगा, 1500 ATM प्रेशर, बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर, 473 केल्विन, तो 200 डिग्री सेल्सियस के आसपास। 273 पे 0 होता है,
470 यानी 200 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर है। और थोड़ा बहुत यहाँ पर ऑक्सीजन चाहिए, एकदम हल्का सा, तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, CH2 पॉलीमर में। ठीक है, इस पॉलीमर को हम लोग नाम देते हैं पॉलीथीन, और जिससे वही प्लास्टिक जो हम डेली यूज़ में ला रहे हैं वो बनती है। ठीक है, जो हम पॉलीथीन ला रहे हैं वो बनती है। इसी तरह से हम प्रोपीन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है, यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे पेरोक्साइड का, कोई भी पेरोक्साइड ले लेते हैं, सबसे अच्छा इजीली अवेलेबल हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हीट करेंगे और यहाँ पर हम लेंगे टाइटेनियम की क्लोराइड, इसके साथ हम लेंगे ट्राई इथाइल एल्युमिनियम। ठीक है, इसको फुल फॉर्म में आप लिख सकते हैं, टाइटेनियम की टेट्रा क्लोराइड लेंगे, सॉरी मैंने डाई क्लोराइड बना दी है, इसको मैं सही से लिख देता हूँ, TiCl4 ट्राई इथाइल एल्युमिनियम यानी AlCH2CH3, ये हो गया हमारा ट्राई इथाइल एल्युमिनियम। तो हमको क्या देखने को मिल जाता है, तो हमको देखने को मिल जाता है यहाँ पर एक कंपाउंड कुछ इस तरह का CH3 CH3, इसको हम लोग बोलते हैं पॉलीप्रोपीन कंपाउंड। और ये जो हमने इस्तेमाल की है कैटलिस्ट, इसको बोला जाता है जिगलर नेटा कैटलिस्ट। ये बहुत फेमस कैटलिस्ट है जो कि पॉलीमराइजेशन में इस्तेमाल की जाती है, एल्कीन्स के पॉलीमराइजेशन में। ठीक है, तो ये बन गया हमारा जिगलर नेटा कैटलिस्ट के प्रेजेंस में पॉलीप्रोपीन। ठीक है, और पॉलीप्रोपीन भी एक तरह का पॉलीमर है जिससे हम लोग अलग अलग चीज़ें जैसे नायलॉन वगैरह जो आर्टिफिशियल बनते हैं उनमें बनाने में यूज़ करते हैं इसको। ठीक है, अब कुछ इनके यूजेस पढ़ लेते हैं और इसको हम कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एल्काइंस के बारे में। जनरली अगर हम यूजेस की बात करें तो इसमें एक तो सामने समझ में आ रहा है कि पॉलीथीन वगैरह बनाने में इस्तेमाल हुआ था। ठीक है, उसके अलावा इसका इस्तेमाल फ्यूल्स में भी किया जाता है, जला वला के, या इल्यूमिनेंट्स में भी। इल्यूमिनेंट्स मतलब किसी चीज़ को जला के रोशनी के लिए सिलेंडर वगैरह में फिल करते हैं इसको। ठीक है, इसके अलावा हम पॉलीमराइजेशन में पॉलीथीन या पॉलीविनाइल क्लोराइड या टेफ्लॉन वगैरह बनाने के लिए, ठीक है, PVC, टेफ्लॉन, ये सारी चीज़ों को बनाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा इससे एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ बनाई जाती है इथाइलिन ग्लाइकॉल। इथाइलिन ग्लाइकॉल क्या होता है, इथाइलिन ग्लाइकॉल हम वही अल्कोहल होता है, CH2OH इसको बोलते हैं। बनता कैसे है, इसका हम इथीन का पॉलीमर ले लेते हैं और इसको हम लोग ले जाते हैं किसमें, जैसे हमने अभी यहाँ पर देखिए पढ़ा था ना कि अल्कोहल का प्रोडक्शन होता है। यहाँ पर आ जाइए, ये यहाँ पर देखा न्यूट्रल या एल्कलाइन के MnO4 का इस्तेमाल करेंगे, तो एल्कलाइन न्यूट्रल के MnO4 का इस्तेमाल करते हैं तो हमको ये देखने को मिल जाता है। इथाइलिन ग्लाइकॉल क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं एंटी फ्रीज एजेंट। ये जमता नहीं, किसी चीज़ को जमाने से रोकने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा इथाइलिन क्योंकि गैस के फॉर्म में एग्जिस्ट करती है तो इसका इस्तेमाल हम लोग राइपनिंग ऑफ ग्रीन फ्रूट्स के लिए भी किया जाता है, मतलब फल वल पकाने में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इथाइलिन मतलब वही इथाइन, इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं फल वगैरह को भी पकाने के लिए। ठीक है, तो ये कुछ इनके जनरल यूजेस थे। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। अभी भी अगर आपके पास कोई क्वेश्चन या डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर उसको मेंशन कर सकते हैं। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।